lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है 1950 से लेके 1990 के बीच में हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए थे हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। हमने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास 12th की जो रिवीजन है वो स्टार्ट की हुई है दूसरी बुक की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी चैनल पे पूरी कवर है, ठीक है। पूरा सिलेबस छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। इंडियन इकोनॉमी हम वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करेंगे। जो हमने स्टार्ट कर रखी है और 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इकोनॉमी की क्या हालत थी और उसके बाद 5 ईयर प्लान्स आए थे। इसी के साथ ही आपका एक टॉपिक था कि कौन कौन से स्टेप उठाए गए इन 1950 टू 1990 के बीच में बाय द गवर्नमेंट फॉर आवर डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो हमने इसमें पढ़ने हैं। तो हम इनको ना अलग अलग सेक्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। लाइक अब मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा रही हूँ, इसके बाद इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे, इसके बाद फॉरेन ट्रेड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि 1950 से लेके 1990 के बीच में, मतलब जब ये 5 ईयर प्लान्स वाला दौर चल रहा था, उस टाइम पे क्या स्टेप्स उठाए गए बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको याद भी करने हैं और इजी भी हैं। तो अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की कि एग्रीकल्चर में क्या स्टेप उठाए गए, तो मेन हमें 2 ही करने हैं, एक टेक्निकल रिफॉर्म्स, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसी को लैंड रिफॉर्म कहते हैं। ये जो नाम होते हैं ना अलग अलग, इनको जरा अच्छे से किया करो, क्योंकि कई बार जानबूझ के अलग गलत नाम दे के, मतलब लाइक आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दे दिया, आपको लैंड रिफॉर्म याद था, लैंड रिफॉर्म दे दिया, आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स याद था, ठीक है। तो कोई भी नाम आ सकता है। और कुछ होते हैं जनरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल रिफॉर्म्स में आएगा हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, ये ध्यान में रखना। टेक्निकल रिफॉर्म्स में आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन मतलब क्रॉप पैटर्न हमारा जो हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रीन क्रॉप से रिलेटेड है। और रेवोल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है इंक्रीज आना एकदम से। तो अपनी एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, ठीक है, जिसमें हम HYV सीड्स का यूज कर रहे थे। HYV सीड्स कौन सी होती है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे। केमिकल फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करेंगे ताकि क्रॉप अच्छा हो और जो कीड़ों से फसल खराब हो जाती है वो ना हो। मैनेजमेंट को अच्छे से साइंटिफिक तरीके से करेंगे, मतलब वही मॉडर्नाइजेशन आ गया। और इस तरह से कल्टीवेशन के डिफरेंट मीन्स का यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं लैंड रिफॉर्म्स की, तो लैंड रिफॉर्म्स में वो सारे स्टेप उठाए गए जिससे हमने पढ़ा था कि 1947 में जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम चल रहा था, कौन सा? वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था ना, वो जिसमें एक ऑनर ऑफ द सॉइल होता था, एक टिलर ऑफ द सॉइल होता था। ऑनर ऑफ द सॉइल तो मजे कर रहा है, टिलर ऑफ द सॉइल एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए सारे स्टेप्स उठाए गए, किसमें? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। किसने उठाए गए बेटा? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो इंटरमीडिएरीज को खत्म किया गया, रेंट बता दिया कि 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया गया, ये हम पढ़ने ही वाले हैं। और कुछ है जनरल, इनके अलावा जो स्टेप्स उठाए गए वो आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में मैंने आपको बताया ये एक न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी है, ठीक है। क्या क्या स्टेप उठाए गए, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना स्टार्ट किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना स्टार्ट किया गया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करो सो डैट हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज किया जाए ताकि हमारी जो है क्रॉप की प्रोटेक्शन हो सके कीड़ों से, है ना। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट का यूज किया गया, लाइक क्रॉप्स को इस तरह से उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना, रोटेशन करना, क्रॉप्स की सीड कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो ये चीजें, इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब आ गया, ठीक है। और कल्टीवेशन के डिफरेंट जो है क्या, कल्टीवेशन के डिफरेंट जो है मीन्स को यूज किया गया। अब ना यहाँ पे एक ध्यान रखना कि इसके ना 2 फेसेस हैं, मिड 1970s और मिड 1980s। मुझे लगता है ये है या नहीं, एक बार मैं चेक करूँ इस बुक में कि इस PDF में, एक मिनट मुझे चेक करने दो। ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ है, मिड 60, 70, 78, ये फिर मैं आपको उसी में करवा दूंगी, ठीक है। तो पहले थोड़ा ये पढ़ो एक बार, ठीक है। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स हमने कौन कौन से पॉइंट किए? टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमने किया HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कल्टीवेशन के मीन्स को यूज करना। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल, जिसको हम लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल या लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है? सबसे पहले तो इंटरमीडिएरीज को खत्म किया गया, यही था ना सबसे बड़ी दिक्कत तो जमींदारी सिस्टम में, है ना। तो इंटरमीडिएरी सिस्टम जो है इसको खत्म किया गया। रेंट को रेगुलेट किया गया कि क्रॉप की जितनी भी वैल्यू होगी उसके 1/3 से ज्यादा रेंट नहीं चार्ज किया जाएगा। होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया गया। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या? हमने ना फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि अगर मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा यहाँ पड़ा है, एक किसी और एरिया में पड़ा है, तो फिर तीसरा किसी और एरिया में पड़ा है, उनको इकट्ठे करके एक जगह दिया गया। ये बात समझ आई? कंसोलिडेट किया गया ताकि उस एरिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, है ना।
लैंड होल्डिंग पे सीलिंग लगा दी। सीलिंग का मतलब होता है एक लिमिट लगा देना कि लोग इतना ही मैक्सिमम जो है क्या अपने नाम पे लैंड करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर आ गया कोऑपरेटिवली फार्मिंग। फार्मिंग कौन सी करनी है? अब कोऑपरेटिव करनी है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि सारे इकट्ठे होकर अगर मार्केटिंग करेंगे तो हम इनपुट्स को लोअर लेवल पे परचेज कर पाएंगे, लोअर प्राइसेस पे, और अपने आउटपुट को हायर प्राइस पे सेल कर पाएंगे। यही होगा ना, ठीक है। तो ये चीजें थी, लेकिन ना इसका एक ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है इसकी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। जो ये लैंड रिफॉर्म्स है ना, इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई ना बेटा, वो पार्शियल इंप्लीमेंटेशन हुई। पार्शियल का मतलब क्या है कि फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो अमीर लोग हैं ऑलरेडी, जो ठेकेदार हैं, जमींदार हैं, उन्होंने किसी ना किसी लूप होल का यूज करके, लूप होल क्या होता है कि किसी एक्ट के अंदर ही, किसी एक्ट लगा लो जैसे कंपनी एक्ट हम पढ़ते हैं, या किसी लॉ के अंदर ही कोई ऐसी कमी है जिसका यूज करके हम फायदा उठा रहे हैं। ये बात समझ आई? तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग वाला पॉइंट है, मैंने अपने नाम पे इतनी जमीन खरीद ली, मैं अपनी वाइफ के हस्बैंड के नाम पे खरीद लूंगा, ठीक है, अपने आगे आगे सिबलिंग्स के नाम पे खरीद लिया। तो ये चीज कि वो जमीन तो मेरी है, नाम किसी और के कर दी। तो इन्होंने क्या किया, जमींदारों ने ये चीज मतलब इतना ज्यादा उनके पास पावर थी लगा लो कि वो इसको पूरी तरह इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया, और पार्शियल इंप्लीमेंटेशन हुई किसकी? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। ये बात याद समझ आई? ठीक है। फिर कुछ जनरल रिफॉर्म्स हैं, वैसे ये ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या क्या स्टेप उठाए? इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया गया, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी स्टार्ट की, मतलब वो लोन वगैरह नाबार्ड वगैरह बना था ना, ये फाइनेंस वाले चैप्टर में आगे करेंगे। रेगुलेटेड मार्केट्स और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम आया, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी आई, वो MRP जो चल रहा है सिस्टम, ठीक है, वो चीज़ आ गया, ठीक है। तो इनके अगर मैं अचीवमेंट्स वगैरह की बात करूँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन का मतलब क्रॉप्स और रेवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट, वही बताया था ना। तो इसका मतलब है स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्शन। स्पर्ट क्या होता है? एकदम से इंक्रीज आना, तो वही चीज़ यहाँ पे की गई, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको हम दो फेसेस में पढ़ते हैं। फेसेस मतलब एक 60-70, एक 70-80। क्यों? क्योंकि देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी का सीड्स का यूज़ करना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना, जो कि बेटा कॉस्टली है, हाई कॉस्ट है जिनकी। तो जिनके पास अमीर है जो लोग, वही यूज़ कर सकते हैं ना। ये बात समझे? तो इसीलिए मिड 60 to 70 के बीच में जो अमीर लोग थे, जो कुछ ही एरिया थे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन फैला, तो जो स्कोप है ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन वो सिर्फ व्हीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन्स पे ही था, लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह। तो यहाँ पे आके अब गवर्नमेंट को समझ आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों नहीं अच्छे से मतलब ग्रो हो पा रहा, क्यों नहीं लागू हो पा रहा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, छोटे कहते हैं ना वो माइक्रो लोन्स देने शुरू किए, छोटे छोटे रेट पे, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे छोटे छोटे लोन देने शुरू किए। तो उसमें उन्होंने सोचा कि इससे अब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो 70 to 80 वाला जो फेस है, जो इम्पैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वाइड स्प्रेड हुआ, मोस्टली कंट्री को पूरी कवर किया इसने, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या हुआ है? क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज तो होगी। एरिया अंडर कवरेज, इसको हम कहते हैं एक्रिएज, इसमें इंक्रीज हुआ, ठीक है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से जो है डबल क्रॉपिंग पॉसिबल हो पाई, ठीक है। डबल क्रॉपिंग क्या होता है? लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन ग्रोथ ऑफ द एरिया। आई थिंक डबल क्रॉपिंग एक बार सर्च कर लेना, डबल क्रॉपिंग क्या होगा कि आई थिंक एक ही लैंड पे दो चीज़ों को उगाना, ठीक है, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक बार आप सर्च कर लेना, वैसे इतना कुछ खास है नहीं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में हमने चेंज किया, सब्सिस्टेंस थी अपने लिए और कमर्शियल में हम वो ऐसी चीज़ उगा रहे हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। फार्मर की सोच चेंज हुई कि हाँ हमें कमर्शियल फार्मिंग करनी है। सेल्फ सफिशिएंट हुए हम फूड ग्रेन में, ये हमने कल ही किया था जैम्स वाला जब आपको करवाया था कि सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी था कि हम अपने हमारे इंडिया को कोई और बफर स्टॉक हो हमारे पास की कोई और धमकी ना दे पाए, ठीक है। तो इसके फायदे नुकसान क्या हुए? देखो, फायदे नुकसान सेम ही लेके चलेंगे, मतलब हर चीज़ का फायदा तो है, ये तो तुम समझते हो ना। कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप उठाया है, चाहे उसका कम फायदा हुआ लेकिन फायदा हुआ, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से एक सिग्निफिकेंट राइज हुआ क्रॉप प्रोडक्टिविटी में, लेकिन कहता है इन रिलेशन टू ऑन रिकॉर्ड इन द पास्ट, लेकिन सिर्फ अपने पास से बढ़े, एक्चुअल कंपेयर करें डेवलप नेशन से तो हम ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, है ना। तो लिमिटेशंस क्या रही? क्रॉप लिमिटेड रहे, अनइवन स्प्रेड हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ कुछ एरिया में ही जा पाया और फिर बाद में, है ना। लिमिटिंग फार्मिंग पॉपुलेशन, क्योंकि क्यों कहता फार्मिंग पॉपुलेशन तो 72% है, लेकिन उसमें से जो अमीर लोग हैं वो तो है ही नहीं ना, जो गरीब जनता उसके पास तो ये पहुंचा ही नहीं, वो भी तो नुकसान है। और इकोनॉमिक डिवाइड भी हो गया, क्यों गल्फ जो है वो और भी बढ़ गया, रिच एंड पुअर सेक्शन का, जो रिच फार्मर थे वो और रिच हो गए, पुअर वाले और पुअर रह गए, है ना। तो ये चीज़ें, तो क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है? ये क्वेश्चन आएगा भाई, क्या डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? यस, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे थे वो बहुत मतलब हैव स्टार्टेड श्रिंकिंग, वो कम होना शुरू हो गया है। तो अब हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है ताकि प्रोडक्टिविटी और भी इंक्रीज हम कर सके।
इजी। ये था आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, राइट। एग्रीकल्चर के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिलेटेड टू इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने क्या क्या स्टेप उठाए। तो एक बात ध्यान में रखना, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अब एग्रीकल्चर डन हो गया। एग्रीकल्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी बेटा, टेक्निकल रिफॉर्म्स मेन है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और उनके फायदे नुकसान, ठीक है, यही पढ़ना है। अब हम आगे इंडस्ट्रियल। तो मुझे एक बात बताओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे आगे पब्लिक सेक्टर आया। आपको पता ही है कि मेन रोल किसका था, गवर्नमेंट का था, पब्लिक सेक्टर का था, है ना। तो इसका रीज़न क्या था कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर की क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि जो प्राइवेट लोग थे ना उस टाइम पे उनके पास कैपिटल ही नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कैपिटल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो इंडस्ट्रियल कहाँ से लगाएंगे प्राइवेट सेक्टर, है ना। दूसरी बात, लो इंड्यूसमेंट इन्वेस्ट, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था, वो इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम कम थी, लोगों की डिमांड कम थी, मार्केट का साइज कम था, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, फिर यही सर्कल चल रहा था, है ना। और अब जो हमें ग्रोथ की नीड थी, ग्रोथ की जो नीड है वो हमें सोशल जस्टिस के साथ नीड है। सोशल जस्टिस मतलब हमें पुअर सेक्शन को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि हम ऑलरेडी आज़ाद होने के बाद हमारी जो इकोनॉमी है उसकी हालत बहुत ख़राब है ना। तो हमें पुअर सेक्शन को भी साथ लेके चलना है। अगर प्राइवेट के हाथ में सब दे देते तो प्रॉफिट मोटिव रह जाता, लेकिन सोशल वेलफेयर कभी ना हो पाता, तो हमें सोशल वेलफेयर की भी जरूरत थी। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आईपीआर 1956। देखो आईपीआर होता क्या है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड डिसीजन लिए गए ना उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। हमें 1956 वाले पढ़ने हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो 1956 वाला आईपीआर था ना, ये इंडिया का सेकेंड आईपीआर है। जो फर्स्ट आईपीआर है वो आई थिंक 1948 में है। एक बार गूगल सर्च कर लेना, क्योंकि ईयर्स कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कर लेना। फर्स्ट आईपीआर 1948 के अराउंड हुआ था, और ये सेकेंड आईपीआर था 1956 में, जिसमें डिक्लेयर किया गया था कि जो मेन रोल है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो स्टेट का, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का रहेगा। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक क्लियर डिक्लेरेशन था कि गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ये सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया, क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए सोशल जस्टिस के साथ, ठीक है। और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। तो इसमें मेन डिसीजंस क्या लिए गए, सबसे पहले इसने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली तो वो इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली में बन सकती है, लाइक जैसे कि आज भी है एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज वगैरह। सेकंड वो आएंगी जो प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। इट मीन्स क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की उसको लाइसेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी अगर उसे इंडस्ट्री खोलनी है तो, ठीक है। और जो बच गई बाकी थोड़ी बहुत, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, वो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कहा कि आप लगा सकते हो, ठीक है। सो इसने क्लियरली बता दिया कि मेन रोल किसका है, गवर्नमेंट सेक्टर का है। पहली बात ये समझ आई। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंस रिक्वायरमेंट कंपलसरी कर दी प्राइवेट सेक्टर के लिए। और इसमें एक बात याद रखना, इसमें वर्ड आता है परमिट राज। परमिट राज का मतलब है कि लाइसेंस रिक्वायरमेंट कंपलसरी करना, उसको हम कहते हैं परमिट राज की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट सेक्टर में स्टेब्लिश हो सकती है ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेसिक आइडिया इसका बेसिकली ये था कि रीजनल इक्वालिटी इंक्रीज करेंगे। कैसे कि लोग जो है अगर रूरल एरियाज में ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उनको हम ज्यादा लाइसेंस जो है देंगे, मतलब उनको ज्यादा लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, रूरल एरियाज भी डेवलप होंगे। मैं नहीं किया इसलिए किया था, लेकिन हमें पता है जहां पे भी पब्लिक सेक्टर आगे आ जाएगा वहां पे करप्शन वगैरह शुरू हो जाती है, दैट वेट लॉसेज
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.